हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिस्टोरिकल थ्रिलर द सीक्रेट एजेंट जो 2025 में रिलीज हुई थी। द सीक्रेट एजेंट एक फिल्म है जो ब्राजील की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के समय 1977 में सेट है। इसमें अर्मांडो की कहानी दिखाई गई है जो एक पॉलिटिकल डिसिडेंट है और झूठी पहचान के साथ छुपकर रह रहा है क्योंकि करप्ट ऑफिशियल्स और हायर्ड असैसिन्स उसका पीछा कर रहे हैं। यह एक कहानी है रेजिस्टेंस, करप्शन और ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ने की कीमत के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑलराइट, चलिए स्टोरी में चलते हैं। कहानी 1977 में होती है जो ब्राजील के इतिहास के सबसे अंधेरे समयों में से एक था। उस समय देश पर सेना की तानाशाही का राज था। यह एक बहुत सख्त शासन था जो 1964 से ब्राजील को नियंत्रित कर रहा था। जो लोग सरकार के खिलाफ माने जाते थे, जैसे बुद्धिजीवी, कलाकार, छात्र या राजनीतिक लोग, उन्हें पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, उन पर अत्याचार होता था और कई बार उन्हें मार भी दिया जाता था। ऐसे डर और दबाव भरे माहौल में हम अर्मांडो सोलिमोस से मिलते हैं जो एक पुराने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और विधुर हैं। अर्मांडो सरकार की नजर में एक संदिग्ध आदमी है, ऐसा व्यक्ति जिसे यह शासन खत्म करना चाहता है। वह रिसाइफ नाम के एक समुद्र किनारे बसे शहर जा रहा है जो ब्राजील के उत्तर पूर्व में है। वह समय कार्निवल का है जब शहर में बहुत भीड़, रंग बिरंगे कपड़े और जश्न का माहौल होता है। अर्मांडो के रिसाइफ जाने की एक खास वजह है। उसका छोटा बेटा फर्नांडो वहीं रहता है, अपनी नानी नाना के घर, क्योंकि अर्मांडो की पत्नी फातिमा नासिमेंटो की मौत हो चुकी है। अर्मांडो अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी राजनीतिक हालत ऐसी है कि सीधे मिलना सबके लिए खतरनाक हो सकता है। रिसाइफ पहुंचने के बाद अर्मांडो एक शरण स्थान में जाता है जिसे डोना सेबास्टियाना चलाती है। वह पहले एक अनार्चो कम्युनिस्ट रही है और अब उन लोगों की मदद करती है जो सरकार के डर से छिप रहे हैं। इस जगह पर अर्मांडो अपनी पहचान छुपाने के लिए नया नाम रखता है, मार्सेलो। इस शरण स्थान में और भी लोग रहते हैं जो अलग अलग कारणों से भागकर आए हैं। अर्मांडो उनकी दोस्ती कर लेता है। वहाँ क्लॉडिया और हरोल्डो हैं जो ब्राजील की तानाशाही से छिप रहे हैं। वहाँ थेरेजा वाइटोरिया और एंटोनियो भी हैं जो अंगोलन सिविल वॉर से भागकर आए हैं। ये सब लोग मिलकर एक छोटा सा परिवार बना लेते हैं। उन्हें एक साथ जो चीज जोड़ती है वह है डर, छुपकर जीना और जिंदा रहने के लिए अदृश्य बने रहना। इसी बीच कहानी के एक दूसरे हिस्से में, जो शुरुआत में जुड़ा हुआ नहीं लगता, शहर की पुलिस एक अजीब घटना की जांच कर रही होती है। कार्निवल की छुट्टियों के दौरान रिसाइफ के समुद्र किनारे एक बड़ा टाइगर शार्क पकड़ा जाता है। जब उस शार्क का पेट काटकर देखा जाता है तो उसके अंदर एक डरावनी चीज मिलती है, एक इंसान की कटी हुई टांग। यह अजीब खोज पुलिस को जांच करने पर मजबूर कर देती है। इस मामले में यूक्लाइड्स, जो सिविल पुलिस का भ्रष्ट अधिकारी है, उसे बुलाया जाता है। उसके साथ उसके दो बेटे सर्जियो और आर्लिंडो भी होते हैं जो खुद भी पुलिस में काम करते हैं। शार्क के पेट में मिली टांग की जांच धीरे धीरे एक ऐसे सच को छुपाने का तरीका बन जाती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाद में इस घटना को सच मानने के बजाय इसे एक कहानी बता दिया जाता है और इसे फिल्म जॉस की कहानी जैसा कहकर टाल दिया जाता है ताकि राजनीतिक हिंसा और हत्या की सच्चाई छुपी रहे। उधर अपने साथियों की मदद से अर्मांडो को शहर के आइडेंटिटी कार्ड ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। इस नौकरी के दो फायदे होते हैं। पहला, उसे अपने नकली नाम मार्सेलो के साथ सही कागज और पहचान मिल जाती है। दूसरा, सरकार के दफ्तर के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट का एक आदमी पहुंच जाता है जो अंदर की जानकारी दे सकता है। इसी दफ्तर में काम करते हुए अर्मांडो की मुलाकात अचानक यूक्लाइड्स से हो जाती है जो वही भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। यूक्लाइड्स को अर्मांडो की असली पहचान नहीं पता होती। वह उसे पसंद करने लगता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। यूक्लाइड्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड ऑफिस में पहचान होना उसके गलत कामों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अर्मांडो यूक्लाइड्स के घमंडी और ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यवहार से परेशान हो जाता है। वह देखता है कि यूक्लाइड्स एक आदमी हंस को तंग कर रहा है जो एक यहूदी है और हॉलोकॉस्ट से बचकर ब्राजील आया था। यूक्लाइड्स गलती से समझ लेता है कि हंस कोई नाजी है जो दक्षिण अमेरिका में छिपा हुआ है और वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। इस बात में एक कड़वी सच्चाई छुपी है, जो आदमी हॉलोकॉस्ट से बचकर आया उसी पर एक भ्रष्ट पुलिस वाला नाजी होने का इल्जाम लगा रहा है। अर्मांडो की आइडेंटिटी कार्ड ऑफिस वाली नौकरी उसे एक और अनपेक्षित मौका देती है। उसे फाइलों और पुराने रिकॉर्ड तक पहुंच मिल जाती है जिनसे वह अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। उसे अपनी माँ की बहुत कम याद है, इसलिए जब भी मौका मिलता है वह कागजों में खोज करता रहता है ताकि उसकी पहचान और उसके साथ क्या हुआ था यह समझ सके। यह उसकी निजी तलाश उसकी राजनीतिक जिंदगी के साथ साथ चलती रहती है। इससे पता चलता है कि अपनी जान बचाकर भागते हुए भी अर्मांडो अपने अतीत और अपनी पहचान से जुड़े सवालों को अपने साथ लेकर चल रहा है। इसी बीच ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में एक और खतरनाक साजिश चल रही होती है।
दो पेशेवर कातिल बॉबी और अगस्तो को एक खास काम के लिए रखा जाता है। उन्हें काम देता है हेनरिक घिरोटी, जो इलेक्ट्रोब्रास नाम की बड़ी बिजली कंपनी का पूर्व अधिकारी रह चुका है। घिरोटी को अरमांदो से राजनीतिक भी दुश्मनी है और निजी भी। यह सिर्फ विचारों का फर्क नहीं है, उनके बीच पुरानी नफरत और टकराव है, और इसी वजह से घिरोटी ने अरमांदो को खत्म करने के लिए कातिलों को पैसे दिए हैं। इधर अरमांदो की मुलाकात एल्जा से होती है, जो उत्तर पूर्व ब्राजील में चल रहे रेजिस्टेंस मूवमेंट की नेता है। यह मुलाकात सिनेमा साओ लुएज नाम के एक पुराने सिनेमा हॉल में होती है, जो रिसाइफ में है। अरमांदो के ससुर सिस्टर अलेक्सांडर इसी सिनेमा में प्रोजेक्टर चलाने का काम करते हैं। इस मुलाकात के दौरान दो पत्रकारों के सामने अरमांदो हेनरिक घिरोटी के भ्रष्ट कामों के बारे में एक बयान रिकॉर्ड करता है। वह अपने अतीत की एक घटना बताता है, एक डिनर की, जहां वह अपनी पत्नी फतिमा के साथ गया था और जहां बात बहुत बुरी तरह खत्म हुई थी। उस डिनर में घिरोटी और उसके बेटे ने अरमांदो और फतिमा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने उनके गरीब होने का मजाक बनाया और उन्हें कम्युनिस्ट कहकर अपमान किया। उनकी बातों में इतनी नफरत थी कि झगड़ा हो गया और अरमांदो की लड़ाई घिरोटी और उसके बेटे से हो गई। यह घटना दिखाती है कि अमीर और ताकतवर लोग जैसे घिरोटी किस तरह पढ़े लिखे और सच बोलने वाले लोगों से नफरत करते थे और कैसे वे अपने खिलाफ बोलने वालों को दबाने की कोशिश करते थे। अरमांदो अपना बयान रिकॉर्ड करने के बाद एल्जा उसे एक बहुत बुरी खबर देती है। वह बताती है कि अरमांदो को मारने के लिए कातिलों को पैसे दिए जा चुके हैं। पेशेवर हत्यारे पहले ही रिसाइफ की तरफ आ रहे हैं। एल्जा उसे कहती है कि वह तुरंत ब्राजील छोड़ दे और देश से बाहर चला जाए, इससे पहले कि वे उसे ढूंढ लें। इसी बीच सर्जियो और आर्लिंडो, जो यूक्लाइड्स के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बेटे हैं, उस कटी हुई इंसान की टांग को कैप्टबराई रिवर में फेंक देते हैं, जो रिसाइफ शहर से होकर गुजरती है। वे एक राजनीतिक हत्या का सबूत छुपा रहे होते हैं ताकि सच सामने न आए। लेकिन फिर एक अजीब और अविश्वसनीय घटना होती है, जिससे सच और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वह कटी हुई टांग नदी में अचानक जिंदा हो जाती है। रात में नदी के पास पार्क में घूम रहे कुछ समलैंगिक पुरुषों पर वह हमला करती है। यह अजीब घटना पूरे शहर में खबर बन जाती है और लोग डर और हैरानी में पड़ जाते हैं। फिल्म इशारा करती है कि यह असल में अखबारों द्वारा बनाई गई कहानी है ताकि असली सच्चाई छुपाई जा सके। कार्निवल के दौरान हुई राजनीतिक हत्या और भ्रष्टाचार की खबर छापने के बजाय मीडिया एक डरावनी और सनसनीखेज कहानी बना देता है। इस अजीब कहानी की वजह से लोगों का ध्यान असली खतरों से हट जाता है और तानाशाही के असली अत्याचार छुप जाते हैं। इधर पेशेवर कातिल अगस्तो और बॉबी रिसाइफ पहुंच जाते हैं। वे एक गरीब स्थानीय आदमी विल्मर को अपने साथ काम पर रखते हैं ताकि वह अरमांदो को ढूंढने में उनकी मदद करे। विल्मर शहर को अच्छी तरह जानता है, उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वह मान जाता है। उधर अरमांदो को महसूस होने लगता है कि उसके पास समय बहुत कम है। वह देश छोड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। वह फिर से डोना सेबास्टियाना के शरण स्थान पर जाता है ताकि उससे और वहां रहने वाले लोगों से आखिरी बार मिल सके। यह विदाई बहुत भारी होती है क्योंकि सब जानते हैं कि शायद वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तानाशाही के समय में जिंदा रहने का मतलब होता है बार बार बिछड़ना, छुपना और अलग हो जाना। अगले दिन अरमांदो की छुपी हुई पहचान खुलने लगती है। पेशेवर कातिल बॉबी अरमांदो के ससुर सिस्टर अलेक्सांडर पर नजर रखना शुरू करता है। वह अलेक्सांडर के साथ काम करने वाले एक आदमी को पैसे देता है ताकि उसे अरमांदो के बारे में जानकारी मिल सके। अलेक्सांडर पर नजर रखते रखते बॉबी को अरमांदो के आने जाने और उसके संबंधों के बारे में पता चल जाता है। उधर विल्मर, जो स्थानीय गुंडा है, अलेक्सांडर का पीछा करता है क्योंकि अलेक्सांडर अरमांदो से मिलने जा रहा होता है। अलेक्सांडर अरमांदो से मिलता है और विल्मर भी वहीं आसपास होता है उसे मारने के लिए। वह ध्यान से अरमांदो को पहचान लेता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। अरमांदो को उसके अजीब व्यवहार से शक हो जाता है। वह तुरंत वहां से निकलकर यूक्लाइड्स के पास जाता है और कहता है कि एक आदमी बहुत संदिग्ध लग रहा है और उससे मदद मांगता है। यूक्लाइड्स उसे शांत करता है और अपने बेटों में से एक को उसके साथ भेज देता है ताकि उसकी मदद हो सके। वे लोग बाहर सड़क पर आते हैं और अरमांदो विल्मर को पहचान लेता है, लेकिन हत्या की कोशिश बुरी तरह असफल हो जाती है। अरमांदो को मारने की जगह विल्मर गलती से आर्लिंडो, जो यूक्लाइड्स का बेटा है, उसे गोली मार देता है। एक और पुलिस वाला भी गोली लगने से घायल हो जाता है। गोलीबारी के दौरान विल्मर के पैर में भी गोली लग जाती है। दूर से यह सब देख रहा बॉबी तुरंत समझ जाता है कि विल्मर ने काम बिगाड़ दिया है। जो काम जल्दी और चुपचाप होना था, वह अब बड़ी मुसीबत बन गया है। अब पुलिस वाले घायल हो गए हैं और मामला बहुत बड़ा बन जाएगा। बॉबी घायल विल्मर का पीछा करता है। विल्मर के पैर से खून बह रहा होता है, लेकिन वह जान बचाने के लिए शहर की गलियों में भागता रहता है। गोली लगने के बावजूद वह रुकता नहीं। आखिर यह पीछा एक नाई की दुकान पर जाकर खत्म होता है, एक साधारण जगह जो हालात की वजह से हिंसक बन जाती है। विल्मर घिर जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह पलटवार कर देता है।
वह उसी नाई की दुकान में बॉबी को मार देता है। इस तरह वह एक पेशेवर कातिल को खत्म कर देता है, इससे पहले कि वह असफल हत्या की खबर किसी को दे सके। कहानी अचानक बदलकर वर्तमान समय में आ जाती है। 1977 की घटनाओं के कई साल बाद हम फ्लाविया से मिलते हैं, जो एक युवा इतिहास की छात्रा है और ब्राजील की सैन्य तानाशाही के समय हुए विरोध आंदोलन पर रिसर्च कर रही है। फ्लाविया खास तौर पर एल्जा के रेजिस्टेंस नेटवर्क की जांच कर रही होती है। वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उस शासन के खिलाफ लड़े थे। वह लोगों के दिए गए बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है और उस समय के अखबारों के पुराने रिकॉर्ड ढूंढती है। अपनी रिसर्च के दौरान फ्लाविया को पता चलता है कि आर्मांडो की हत्या कर दी गई थी। उसे उन लोगों ने मार दिया था जो उसके खिलाफ थे। लेकिन कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। सरकार और उसके साथियों ने मरने के बाद भी आर्मांडो पर झूठा आरोप लगाया और उसे एक भ्रष्ट प्रोफेसर बताकर उसकी इज्जत खराब कर दी, ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास न करें। यह ब्राजील की तानाशाही के समय का एक आम तरीका था। पहले अपने दुश्मनों को खत्म करो, फिर उनके चरित्र को खराब कर दो, ताकि उनकी मौत सही लगे और उनका मकसद गलत दिखाई दे। सच जानने के लिए फ्लाविया रेसिफे शहर जाती है, ताकि उन लोगों को ढूंढ सके जो आर्मांडो को जानते थे। वहाँ उसे फर्नांडो मिलता है, जो आर्मांडो का बेटा है और अब एक मिडिल एज डॉक्टर है जो रेसिफे के एक अस्पताल में काम करता है। फ्लाविया फर्नांडो से मिलती है और उससे उसके पिता के बारे में इंटरव्यू लेने की बात करती है। शुरू में फर्नांडो हिचकिचाता है, क्योंकि पुरानी बातें याद करना उसके लिए दर्दनाक है। लेकिन जब फ्लाविया अस्पताल में खून दान करने की बात करती है ताकि वह समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो फर्नांडो उससे बात करने के लिए मान जाता है। दोनों अस्पताल में मिलते हैं जहां फर्नांडो काम करता है। यह बातचीत फर्नांडो के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि उसे अपने पिता के राजनीतिक जीवन और उनकी हत्या के बारे में बताना पड़ता है। फर्नांडो एक दिल तोड़ देने वाली बात बताता है, उसे अपने पिता की एक भी याद नहीं है। आर्मांडो को फर्नांडो की सुरक्षा के लिए उससे दूर रहना पड़ा और फिर आर्मांडो मारा गया, उससे पहले कि दोनों दोबारा मिल पाते। फर्नांडो बड़ा हुआ बिना उस आदमी को जाने जिसने उसे जन्म दिया। लेकिन फर्नांडो एक अच्छी याद जरूर बताता है, हालांकि वह उसके पिता की नहीं है। उसे याद है कि उसने अपने दादा सीनियर अलेक्जेंड्रे के साथ सिनेमा साओ लुइस में जॉस फिल्म देखी थी। वही सिनेमा जहां आर्मांडो की मुलाकात एल्जा से हुई थी और वही जगह जहां उसके दादा काम करते थे अब बदलकर एक अस्पताल बन चुकी है, जहां फर्नांडो आज डॉक्टर के रूप में काम करता है। यह खुलासा कहानी की कई बातों को आपस में जोड़ देता है। शार्क के अंदर मिला कटा हुआ पैर, मीडिया में फैलती सनसनी, सिनेमा में दिखाई गई जॉस फिल्म और अब वही सिनेमा एक अस्पताल बन चुका है जहां फर्नांडो लोगों की जान बचाता है। सिनेमा का अस्पताल में बदल जाना एक तरह की मरहम जैसा लगता है। जो जगह पहले साजिश और संघर्ष की गवाह थी, वही अब ऐसी जगह बन गई है जहां मौत की योजना नहीं बनती बल्कि लोगों की जान बचाई जाती है। फर्नांडो का डॉक्टर बनना उसके पिता की जिंदगी और मौत से बिल्कुल अलग है। जहां आर्मांडो ने अपने विचारों के लिए लड़ाई लड़ी और मारा गया, वहीं फर्नांडो बिना राजनीति के हर उस इंसान का इलाज करता है जो उसके अस्पताल के दरवाजे से अंदर आता है।